in this city. We all take such great pride in it, and I hope we are able to do something about it. At the moment with us, our very old friend, the very handsome, very dapper film star of the BJP, Mr. Ajit Chavan. Ajit Chavan साहब नमस्कार. सर नमस्कार. गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. सगळ्या टीमला अतिशय मनापासून गणेशोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा. खूप शुभेच्छा. शुभेच्छा सर, शुभेच्छा शुभेच्छा. ओम श्री गणेशाय नमः. और कैसे हैं सर? आपको मुबारक हो. बहुत बहुत शुभकामनाएं. गणपति की तो शुभकामनाएं ही, उसके अलावा विमेन्स रिजर्वेशन बिल जो पास हो गया सर, 37 साल के बाद पास हुआ कि 35 साल के बाद पास हुआ, मुझे याद नहीं है, बट फैंटास्टिक, really and truly lovely. And he also, Ajit Chavan ji has also been appointed by Devendra Fadnavis as the think tank head. Yes. Convener of all the bright minds of Maharashtra. Zabardast sir, fantastic. Obviously Pradeep ji, you and I are not considered to be bright enough to be invited, so which is fine. We've always been dumb, but we are very happy being dumb, which is fine. मतलब हमें बेवकूफ़ी समझा जाए वो ज़्यादा अच्छा है. But he's doing a good job. But he's doing a fantastic job. इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. जो महिला आरक्षण बिल जो पास हो गया है और अभी राज्यसभा में मुझे लग रहा है अगले आधे एक घंटे में पास हो जाएगा. जबरदस्त, जो कोई नहीं कर सका एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया. अजीत चौहान साहब बोलिए. आप दोनों मान्यवरों को बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे शुभकामनाएं दी. और भारतीय जनता पार्टी का बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, ये इंटेलेक्चुअल्स के संगठन का काम करता है और ये कैसे काम करे इसका मार्गदर्शन देने मैं सर आपके पास एक बार जरूर आऊंगा. आपका मार्गदर्शन हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा, इसके आगे भी रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया. प्रदीप सर, मैं देश की सारी मेरी माताओं बहनों का दिल से अभिनंदन करूंगा कि उनके भाई नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी अनोखी भेंट पूरे देश की महिला माताओं को दी है, भगिनियों को दी है कि जिसका कई दिनों से इंतजार हो रहा था. पर इस सब में अगर प्रदीप सर आप देखें, ये मैं ये मानता हूँ कि हमारे नेता, हम सबके प्रातस्मरणीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक तरीके से हम सब ने नमन किया है, क्योंकि अटल जी का ये सपना था. अटल जी 6 बार कोशिश कर चुके थे इस चीज की, जो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया देश की आधी आबादी को. और सर अब देखिए कि कई लोग कहते हैं कि इस आरक्षण की जरूरत है. क्या मतलब ये ऑन स्क्रीन नहीं कहेंगे, टीवी पे नहीं कहेंगे, बाकी राजनीति में काम करने वाले जो लोग हैं वो कई लोगों ने कोशिश की, कई बार कोशिश की. आप देख लीजिएगा, देवेगौड़ा जी ने कोशिश की, मनमोहन सिंह जी ने कोशिश की. जो लोग ये नहीं चाहते थे उन्होंने अलग अलग तरीकों से इस चीज को रोका. अब इसके बाद हर 3 में से एक मेरी महिला भगिनी सांसद होगी. इस बिल के अंतर्गत अलग रिजर्वेशन हो ऐसी मांग करके रोकने की देश के विभिन्न दलों के नेताओं ने इसके पहले भी कोशिश की, पर आदरणीय मोदी जी ने इस विषय पर बड़े ही ध्यान से, आपने मुझे एक सवाल पूछा था सर, ये अधिवेशन जो है, और उस समय चल रहा था कि एक दूसरा कोई विधेयक आ जाएगा, और आपने मुझे चलते चलते सवाल पूछा था और मैंने बड़े शांत तरीके से आपको उत्तर दिया था कि सर आप जो जिस चीज के लिए मुझे पूछ रहे हैं उस चीज के लिए ये अधिवेशन नहीं है. ये अधिवेशन गणपति बाप्पा के आशीर्वाद से, देखिए हमारी महिला भगिनियों को, देश की आधी आबादी को अपना संवैधानिक हक दिलाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया. जबरदस्त, फैंटास्टिक. अजीत चौहान जी, मगर मोदी साहब ने पुराने पार्लियामेंट हाउस में सब कुछ गिना दिया. उन्होंने 2014 से कहा सबका साथ सबका विकास, आर्टिकल 370, 1 नेशन 1 टैक्स, 1 रैंक 1 पेंशन, 10% रिजर्वेशन फॉर पुअर. मोदी साहब ने सब गिना दिया. मगर राहुल गांधी का कहना है कि 90 सेक्रेटरी है, 90 सेक्रेटरी में से पूरे देश चलाने के सिर्फ 3 लोग ओबीसी है. ओनली 3 आउट ऑफ 90. राहुल गांधी का कहना है. राहुल गांधी आगे कहता है कि
ये 3 लोग सिर्फ 5% ऑफ द बजट कंट्रोल करता है। यानी उनका इनडायरेक्टली ये कहना था कि ओबीसी को उतना आप एम्पावरमेंट नहीं कर रहे मोदी साहब। हाउ डू यू टेक द चार्ज? जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ वुमेन रिजर्वेशन। अजीत जी। सर, हमारे संतों ने कहा है मन चंगा तो कटौती में। आपका अगर मन अच्छा है, आप किसी चीज को सकारात्मक भाव से देखते हैं तो वो आपको सकारात्मक दिखता है, पर आपको देखना ही किसी चीज को नकारात्मक भाव से है तो कैसे दिखेगा। और मैं राहुल जी का अभिनंदन करता हूं कि उनकी जबान पर सत्य आया कि उनकी सरकार सेक्रेटरी चलाते थे। आदरणीय अमित भाई ने इसका बहुत ही अच्छा और जोरदार उत्तर उनको दिया है और देश की जनता को बड़ा अच्छा लगा। अमित भाई ने कहा कि आपके संज्ञान में ऐसा होगा कि सेक्रेटरी देश चलाते, लोगों ने चुने हुए लोग, मंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित भाई के नेतृत्व में सरकार चलाते। हमारी सरकार कोई सेक्रेटरी नहीं चलाता, हमारी सरकार लोगों ने चुनकर दिए हुए मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निर्णय लेते हैं और वो लोग सरकार चलाते हैं। तो जिनके कार्यकाल में जैसा हुआ, उनके कार्यकाल में वो चीजें उनको देखना स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो बोले उससे उनके कार्यकाल में सेक्रेटरी देश चलाते थे, ये बात बड़ी सुस्पष्ट हो गई। लेकिन अजीत चौहान साहब जो जवाब दिया अमित शाह साहब ने और आज नड्डा साहब ने, वो विच बाय द वे इज अ वेरी परफेक्ट आंसर। अगर आप देखा जाए तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई 1992 के बाद आपको ये देखना है, इसमें आपको सेक्रेटरीज में, आईएएस ऑफिसर्स में, इन सब में आपको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन आपको करना पड़ेगा। यू कांट जस्ट गो हेड विद दिस। आज की तारीख में जितने सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के पहले के। तो यू कांट रियली ब्लेम एनीबडी फॉर दिस। द फैक्ट इज नाउ आगे जा करके 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कितने ओबीसी सेक्रेटरीज होंगे उसकी गणना करना वो बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी सेक्रेटरी हैं, जो 90 के 90 जो हैं वो 1992 बैच के हैं सर। अजीत चौहान साहब। सर, मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रशासन में आने वाले और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके लिए बड़े पुराने जमाने से एक सिस्टम तय है। पहले आईसीएस हुआ करता था, देश की आजादी के बाद वो आईएएस हो गया। हर स्टेट की अपनी एक अलग एक सिस्टम है कि प्रशासन में आने वाले वरिष्ठ अधिकारी कौन होंगे, ये उसमें तय होता है। और इन सब चीजों में अगर आप स्टेट में देखें तो स्टेट में आरक्षण है। सेंट्रल की अगर बात करें आप, तो आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि इस तरीके की भी चीजें होनी चाहिए। आप यूपीएससी के रिजल्ट्स उठा करके देख लीजिए और कई ऐसे एग्जाम्स हैं, इनके रिजल्ट्स आप उठा करके देख लीजिएगा। उनके मतलब बिल्कुल तय से मैं बात करूंगा कि उनके मेरिट से लेके तो बाकी की सारी चीजें आप देख लीजिएगा। और दूसरी एक बात हमेशा से ये होती है कि सरकार में चलाने वाला आदमी, मतलब ये किस तरीके की बात हम ये कहते हैं कि सरकार में कोई अगर अधिकारी उसी जाति का होगा तो ही उसी जाति के लिए वो अच्छे डिसीजन ले पाएगा। मुझे लगता है इससे बड़ी हास्यास्पद बात कुछ नहीं हो सकती। तो उसमें उस जाति के सेक्रेटरी आपको लाने हैं, तभी वो आप सरकार से सवाल कीजिए, सरकार आपको जवाब देने में सक्षम है। मुझे लगता है इस तरीके से अगर प्रशासन के ऊपर हम पक्षपात की दृष्टि से देखेंगे तो मुझे लगता है अराजक का माहौल हो जाएगा। ये देश ये मतलब मैं किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आता हूँ, मैं ओपन कैटेगरी में हूँ। प्रदीप सर, मुझे राजीव सर, मुझे ये लगता है हमेशा से कि हम जिन हमारे बहनों और भाइयों को रिजर्वेशन है उनको जब तक रिजर्वेशन मिलते रहना चाहिए। आदरणीय सर्वसंघचालक जी ने भी ये कहा कि जब तक कि हमारे मन में जो भेदभाव है वो खत्म नहीं हो जाता। वो तो आदरणीय सामान्य मोहन भागवत जी ने भी कहा, वो सारी चीजें हम समझ सकते हैं। पर आप प्रशासन में आप कहोगे कि इस डिपार्टमेंट में इतने ही सेक्रेटरी इस कास्ट के लाइए, उतने ही उस कास्ट के लाइए। अरे भैया, सरकार काम कर रही है, आप सरकार से सवाल पूछिए कि आप ओबीसी के लिए क्या कर रहे हैं, आप एससी एसटी के लिए क्या कर रहे हैं, आप पिछड़े वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं। सरकार आपको जवाब देने में सक्षम है। सरकार किस सेक्रेटरी से किस तरीके से काम करवा लिया जाए
ये सरकार का काम है। अब उस जाति का सेक्रेटरी अगर वहां आकर के बैठेगा और वो अच्छा काम करेगा, ऐसा किसी को लगता है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी हास्यास्पद बात और कुछ नहीं होता। अजीत चौहान साहब, दूसरी चीज़ ये है, अब आदरणीय अमित शाह साहब गृह मंत्री, उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, और अगर आप देखना चाहते हैं कि इलेक्टेड मेंबर कितने हैं, सबसे ज़्यादा ओबीसी इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी से हैं। लोकसभा में 85 है सर, 29%, ऑलमोस्ट 30%, 29% ओबीसी मेंबर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, एंड आई थिंक दैट इज द लार्जेस्ट नंबर। सो आई थिंक दैट आर्ग्यूमेंट डजंट वॉश, दैट इज अ वेरी स्ट्रेंज आर्ग्यूमेंट एनीवे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है साहब, गंभीर सवाल है। अजीत चौहान साहब जरा ध्यान दें, 2011 में सेंसस का पूरा डेटा कोलेक्ट हो गया था, वो गवर्नमेंट के पास था। 2014 तक उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, और 2014 में डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये कहा कि यार इसमें कुछ फ्लॉज हैं, वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट द एरर्स। वो कास्ट बेस्ड सेंसस जो लास्ट हुआ 2011 में, उसका रिजल्ट जो है आपके पास पड़ा हुआ है, आपने रिलीज नहीं किया। इनफैक्ट 2021 में, क्योंकि हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, 2021 में सेंसस हुआ ही नहीं। तो कांग्रेस की ये डिमांड है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से ही आप रिजर्वेशन दे दीजिए ना, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। विमेन रिजर्वेशन में कितनी ओबीसी महिलाओं को देना, एससी एसटी को तो मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहले से ही है वो एससी एसटी, विमेन और एससी एसटी और जनरल कैटेगरी वो तो है ही, एंड रिजर्व कैटेगरी। तो ये आप बताइए कि आपको लगता नहीं है कि वो जो 2011 का सेंसस है उसी का डेटा रिलीज कर दीजिए अजीत चौहान साहब, ऐसी कांग्रेस की डिमांड है। सर मुझे तो सबसे पहले कांग्रेस से एक सवाल ये पूछना है कि कांग्रेस की सत्ता रहते हुए कांग्रेस ने ये क्यों नहीं किया। दूसरा विषय सर, सत्ता चली गई थी ना 2014 तक सर, 2014 तक इसका डेटा जो है पूरा कोलेक्ट हुआ ना। प्रदीप सर, राजीव सर, ये जो अब कांग्रेस के नेता इस विषय पर, इनकी जब सरकार थी, ये बिल जब सदन में आया था, क्या क्या इस विषय में हुआ, किस तरीके की मांगे रखी गई, किन किन लोगों ने इसमें टांग अड़ाई, ये सारी बातें देश के सामने। सेंसस के विषय पर जब महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का विषय आता है, जब और कई धनगर आरक्षण का विषय आता है, तब भी ये सेंसस का विषय बड़ा संवेदनशील बना करके सामने लाया जाता है, उसे पेश किया जाता है। मुझे बस इसमें इतना ही कहना है कि ये जो डेटा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबमिट किया जाता है, पर कितने राज्यों ने इस पर बड़ा सीरियसली काम किया है, कितने राज्य इसमें केंद्र सरकार के कहने के बाद सम्मिलित हुए हैं। क्या ये जो घमंडिया लोग हैं, इन घमंडियों में जो लोग शामिल है, उनका इस विषय पर उन लोगों की क्या राय है, ये भी तो वो लोग जरा स्पष्ट कर दे। और मैं ये आपसे कहूंगा कि किसी भी जातीय जनगणना के अभाव में या उसका कारण देकर के इस बिल को रोकने का काम नहीं होगा। उस समय भी देखिए, लोकसभा जो है वो भंग हो जाती है, राज्यसभा एक अभंग सभा है। राज्यसभा में ये था, ये अलग अलग कारण देकर के, आपको याद होगा सर कि ये जो लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, ये लोग सवाल कर रहे हैं, इन लोगों ने ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि जब ये विषय, ये बिल था, आपको राजीव सर याद होगा, यूपीए की सरकार को खतरा पैदा हो गया, डर गए ये लोग, और इन्होंने हमारी माता भगिनियों के साथ न्याय करने की बजाय अपनी सरकार को बचाना ज्यादा अहम, ज्यादा जरूरी समझा। सर आपको वो दिन भी याद होगा किस तरीके से ये लोग भाग गए थे कि इनकी सरकार गिर जाएगी, ये डर गए थे ये लोग। तो इन लोगों ने अपने गिरेबान में झांक करके सबसे पहले देखना चाहिए कि इस विषय को कितने साल बिल की कॉपीज फाड़ी गई थी, आप मेरे मुंह से क्यों निकलवा रहे हो सर? बिल की कॉपीज फाड़ी गई थी, हमारे समाजवादी पार्टी और आरजेडी के जो हमारे सदस्य हैं उन्होंने इस बिल की कॉपीज को फाड़ा था। और तो और छोड़िए, बहन मायावती जी की पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, उन्होंने भी इसका कड़ा विरोध किया था। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो ये दिस इज, प्रदीप जी, आई थिंक यू विल एग्री विद मी, दिस इज मिस्टर मोदीज फैंटास्टिक अचीवमेंट। लेट्स बी वेरी क्लियर, व्हाट मिस्टर मोदी हैज डन नोबडी हैज बीन एबल टू डू अप टिल नाउ। आज तक, अब
अभी आई मे साउंड लाइक अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन, आप भी मेरा नाम, बाय द वे आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि मेरा नाम नहीं है उस लिस्ट में। या वो क्या 12-14 एंकर्स की जो लिस्ट है उन्होंने जो बॉयकॉट करी है। इम्पोर्टेंट थिंग आप जो बोल रहे थे ना, जी। राहुल गांधी सब जगह जाकर लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। और ये 12 एंकर्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। मोदी साहब ने गिनाया कि इमरजेंसी तो इंदिरा गांधी ने थोपे थे जी, और हमने इस डेमोक्रेसी ने देखा कि वापस डेमोक्रेसी कैसे वापस आ गया इस देश में। और आज इंडिया लाइंस एज यू सेड, इंडिया लाइंस ने जो जर्नलिस्ट को सोशल बॉयकॉट, वन साइडेड बॉयकॉट, सेलेक्टिव बॉयकॉट ऑफ जर्नलिस्ट, अजीत चौहान पत्रकार, अनहर्ड ऑफ अजीत चौहान साहब। और तीसरी चीज, ये व्यक्तिगत चीज मैं आपको बता रहा हूं, मेरे खिलाफ 6 देशद्रोह के केस कांग्रेस सरकार ने किए थे, इंदिरा जी और राजीव गांधी ने किए, आज तक कभी बीजेपी ने नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं आपसे। सो आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि हम लोगों का नाम नहीं है उस लिस्ट में। लेकिन अजीत चौहान साहब, आपको लगता नहीं है ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया कि यार जर्नलिस्ट को बॉयकॉट कर रहे हो? ये मतलब मेरी समझ के बारे। अजीत चौहान साहब सर, इसको मैं बिल्कुल बेवकूफी वाली हरकत कहूंगा। आपने देखा होगा कि पूरे देश के पत्रकारों ने इसका निषेध किया, इसका विरोध किया। मैं ये चीज मानता हूं कि अगर आप पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो आप मान लीजिए कि आपकी गलती है। जो पत्रकार आपसे तीखे सवाल कर रहे हैं, इतने सालों में जो आपसे गलती हुई, वो चीजें आपको पूछ रहे हैं। देश के बहुसंख्यक समाज के मन में क्या चीजें हैं, बहुसंख्यक समाज क्या सोचता है, सही में समाज के अंदर क्या विचार चल रहा है, ये लेकर के सवाल पूछने वाले लोगों को बैन कर देना, मुझे लगता है कि ये बैन नहीं कर सकते, ये कुछ और नहीं कर सकते। इनकी दादी माँ ने इमरजेंसी के जमाने में पत्रकारों को जेल में डाला था। उस समय तो खास खैर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्यादा था नहीं, पर प्रदीप सर आपको याद होगा, आपके कई सीनियर साथी 2-2 साल, और उस समय ये भी नहीं था कि इमरजेंसी कब खत्म होगी, ये भी मालूम नहीं था। कई लोगों ने 1-1.5 साल से ज्यादा पत्रकार जेल में रहे। तो ये लोग बैन कर सकते, ये इनकी संस्कृति है। आवाज दबाना ये कांग्रेस की संस्कृति है, और आप देख लीजिएगा कि ये सुसाइडल होगा ये डिसीजन। ये जब समझ में आया तो ये घमंडिया जो सारे लोग साथ में हैं, इन घमंडियों में से कुछ लोगों ने कहा कि भैया हम आपके इस निर्णय का साथ नहीं देंगे, इस डिसीजन का साथ नहीं देंगे। देश में पत्रकारों को इस तरीके से बैन कर देना ये कोई अच्छी बात नहीं, ऐसा मुझे लगता है। और देश की जनता, देश के सारे मीडिया हाउसेस इस चीज को देख रहे हैं कि आप चीजों के जवाब नहीं दे सकते तो आप भाग जाओगे। ऐसा तो हो चीज ये है अजीत चौहान साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में जो सारे के सारे लोग हैं जिनके खिलाफ जो कुछ भी कहा गया है, वो सब लोग तकरीबन कॉर्पोरेट मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा है, वो सब नौकरी कर रहे हैं। अरे भाई, आपको तकलीफ है तो आप कहिए ना भाई वी आर बॉयकॉटिंग दिस मीडिया हाउस, सीधी बात बोलिए कि जितने भी सेठ लोग हैं हम इन लोगों को बॉयकॉट कर रहे हैं। वो जर्नलिस्ट की क्या गलती है यार उसमें? वो तो नौकरी कर रहा है बेचारा, और सेठ जी वो बोलेंगे वो करेगा, क्या बात कर रहे हो? नहीं तो मतलब या तो फिर रिजाइन करिए और जाइए बाहर। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एट ऑल। मतलब ये तो बहुत ही अजीब चीज़ है, वेरी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। इन माई आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस इन 41 years। आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस हैपनिंग। और अगर आपको मान लीजिए लगता है कि कोई भी एंकर कम और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता ज्यादा है, तो मत जाइए, उसमें अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत है? मुझे ये समझ में नहीं आया अजीत चौहान साहब। तो ये क्या हो गया है कि ये अब नया ट्रेंड शुरू हो गया है क्या कि वील सोशली बॉयकॉट यू? मतलब ऐसा हो गया क्या हो गया है? सर, जब आप किसी चीज को जवाब नहीं दे पाते तो उसको आप टालते हैं, और ये निसर्ग का नियम है कि आप जिस चीज का उत्तर नहीं दे पाते, आपको जो चीज बड़ी ही मुश्किल लगती है, तो इन पत्रकारों के सवालों का सामना करना शायद इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो रहा होगा। और आप सारे ये साथी देख लीजिएगा, इन लोगों ने, मतलब मैं कई सारे लोगों के साथ काम कर चुका हूँ जिनके ऊपर इन लोगों ने बैन लगाया है। मैंने बीजेपी के शो में मैं एज अ गेस्ट जा चुका हूँ। तो ये हमसे भी तीखे सवाल करते हैं, ये हमसे भी कई चीजों का जवाब मांगते हैं। जिस प्रणाली में हम काम करते हैं,
इस प्रणाली में उल्टा विरोधकों ने पत्रकारों को साथ लेकर के सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है। हम तो पूछते भैया, हमसे सवाल कीजिए आप जो जनता के हित में हो। उल्टा ये लोग मीडिया से ही भाग जा रहे हैं। तो ये कोई बात न देश के चलिए अजय चौहान साहब, ये तो बात रही जहाँ तक के के पल्ले पड़ी, तो ये बड़ा निषेधार्य कदम है। मैं जी, तो आपके लिए तो अच्छा ही है सर, आपके लिए तो अच्छा है, बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छा है। जो भी काम हो रहा है वो बड़ा आपके लिए अच्छा हो रहा है। लेकिन सर अजय चौहान साहब, सॉरी प्रदीप जी, आई नो यू आर अबाउट टू समथिंग। गवंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है, वही बोला अजीत जी। आप गवंडिया गठबंधन फॉलो किया था वो तो सर आपकी नूरा तो आज तो क्या गवंडिया गठबंधन जो सनातन धर्म के खिलाफ विरोध में बोल रहे हैं, ये आपको तमिलनाडु में बहुत अच्छा इम्प्रेसिव जो अन्नामलाई का घर घर यात्रा चल रहा है उसको पुश कर लेगी? हाउ डू यू सी? ये तो कंस्पिरेसी है सर। It seems to be a tactical. No sir, this is cooperation between the DMK and BJP. I am very convinced. क्या गवंडिया गठबंधन उदयनिधि स्टालिन साहब को अजीत चौहान साहब ने फोन करके बोला कि ये बोलो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा है। आपने फोन किया था ना सर, बताइए। तो विरोधी है सनातन धर्म के जी गवंडिया गठबंधन। अजीत जी तो सर एक चीज होती है कि पॉलिटिक्स में विचारधारा के साथ पॉलिटिक्स करना, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से प्रेरित होकर राजनीति में आए। हमारी कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड होती है, उसमें हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम राष्ट्रीय विचारों से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं और सनातन धर्म के अभिमानी हैं। हमारे पुरखों ने इस धर्म की रक्षा के लिए, व्यक्तिगत रूप से मेरे पुरखों ने, कई पुरखों ने विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए, अपनी जान दे दी और हमारे इस मिट्टी की, इस राष्ट्र की, इस धर्म की रक्षा की। अब ऐसे कितने ही लोग पैदा हो गए 5000 साल पुराने सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए। औरंगजेब आया था, उस समय वो दुनिया का सबसे बड़े बादशाहों में से एक था, सबसे बड़ी फौज लेकर के आया था। हमारे अकेले महाराष्ट्र की जनता ने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के शहीद होने के बाद सनातन धर्म को मिटाने के लिए, मंदिरों को तोड़ने के लिए, लोगों को गुलाम बनाने के लिए आए हुए औरंगजेब को उसकी औकात दिखा दी। ऐसे कई 5000 साल में ऐसे कई आक्रमण जो है वो सनातन धर्म ने झेले हैं। सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, पूरी दुनिया खुश रहे इसकी बात करता है। ये सनातन को मिटाने की बात करने वाले जो लोग हैं, ये लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सूरज की तरफ देख करके थूका नहीं करते, उसका नतीजा क्या होता है वो बिल्कुल अपने मुंह पर आपकी थूक आकर के गिरती है। और इतने निचले स्तर पर जाकर मैं कभी बात नहीं करता, पर इन लोगों के लिए ऐसी ही प्रतिक्रिया प्रदीप सर दिल में आ रही है। और जिस तरीके का सवाल राजीव सर ने किया कि ये वोट के लिए और राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी इतने निचले स्तर पर जाकर के राजनीति नहीं कर सकती। राजीव सर ये आपको भी पता है और शायद मैंने सुस्पष्ट करूं, इसी के लिए आपका ये सवाल था। तो हम राजनीति के लिए हमारे संस्कारों को त्याग कर, जो हमारे जीने का श्वास है, हमारे सनातन धर्म पर इस तरीके से निचले स्तर की टिप्पणी करने वाले आदमी को कभी सहन नहीं कर सकते। और ये हमारा मानना है, ये हमारा मानना है कि हम नेचर की, निसर्ग की पूजा करने वाले लोग हैं। जब चूहे ज्यादा हो जाते हैं तो उनकी आपस में ही बीमारी आकर के वो मर जाते हैं। तो सनातन धर्म के अभिमानी हम लोग हैं। जब तक 100 अपराध इनके पूरे नहीं हो जाते तब तक हम शस्त्र हाथ में धारण नहीं करते। पर एक सनातनी और हिंदू धर्म का अभिमानी जब अपनी धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र हाथ में उठाता है तो क्या होता है, इसका पूरा गौरवशाली इतिहास इस देश के इतिहास के पन्नों में आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ स्टालिन आए, कई स्टालिन गए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि स्टालिन जूनियर साहब शिशुपाल हैं, आप श्री कृष्ण हैं। लेकिन ये तो बताएं कि जहां तक के उदयनिधि स्टालिन साहब का सवाल है, क्या वो घबरा गए जिस प्रकार अभी अन्नामलाई साहब काम कर रहे हैं? आपके तमिलनाडु
भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ज़बरदस्त काम किया साहब तमिलनाडु में, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, शहर शहर में जा रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, और जो रिस्पांस उनको मिल रहा है ज़बरदस्त मिल रहा है। तो क्या डीएमके डर गई है थोड़ी सी बीजेपी से? सर ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जब बहुत छोटी सी पार्टी थी तब भी हमको हमारा मजाक उड़ाया जाता था और वो हमने बहुत पॉजिटिवली लिया। दक्षिण भारत में कई अलग और ऐसे कई अलग इश्यूज हैं जिस इश्यूज की वजह से हमारे टीकाकार हमेशा कहते थे कि यहाँ बीजेपी कभी भी नहीं बढ़ेगी, कभी भी नहीं बढ़ेगी। पर अब जिस तरीके का काम दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी खड़ा कर रहे हैं, वो देख करके मुझे ये बिल्कुल मैं आश्वस्त हूं कि यहाँ के मतदाता, यहाँ के हमारे कार्यकर्ता भाई नरेंद्र मोदी जी के पीछे आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। हम दक्षिण भारत के क्षेत्रीय नेतृत्वों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने किया है, ये उसका प्रतिबिंब है। और भारतीय जनता पार्टी का काम दक्षिण भारत के सारे राज्यों में, जो केरल में जी, खास करके भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स ने जो केरल में जो चीजें देखी, वो चाहते हैं कि दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में ना हो। और दक्षिण भारत के कई राज्य और कई पॉकेट्स भारतीय जनता पार्टी के विचारों का गढ़ है सर, विचारों का गढ़ है। भले ही पिछले कई सालों में हमें वहां पर चुनावी सक्सेस ना मिला हो, पर अब वो हमको जरूर मिलेगा। अजीत जी, कांग्रेस का कहना संस्कारों की तीन पीढ़ियां वहां खपी है और संघ संस्कारों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्राभिमानी कार्यकर्ता दक्षिण भारत के कई राज्यों में, जिसमें तमिलनाडु भी आता है, उसमें तैयार हुए हैं और वो पीढ़ी अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाएगी, इसका मुझे दिल से विश्वास है। अजीत जी, कांग्रेस इज कॉन्फिडेंट। अजीत जी, कांग्रेस इज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। बोले आने वाले 5 राज्यों का चुनाव में कांग्रेस इज गोइंग टू स्वीप। दे से कांग्रेस विल स्वीप बिकॉज हमारे गरीब कल्याण स्कीम जो कर्नाटक में सक्सेस हुआ वही तेलंगाना में सक्सेस होगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। जैसे ये जो 6 वचन, यानी 2 दिन पहले 6 वचन जो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी वहां पर जाके बोले थे कि 6 वचन, वुमन को ये देंगे हम 1500 से 1800 रुपया एवरी मंथ, फिर फ्री बस राइड, यूनिट्स फ्री, सीनियर सिटीजन को पेंशन, बच्चों को एजुकेशन के लोन, गरीबों को प्लॉट देंगे घर बांधने के लिए। तो इस प्रकार के गरीब कल्याण स्कीम जो कर्नाटका में सक्सेस हुए थे, द कांग्रेस बिलीव्स इट विल बी सक्सेस इन ऑल द कमिंग 5 स्टेट्स। अजीत चौहान जी, आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस, हम लोग गरीब कल्याण स्कीम चालू कर दिया और तेलंगाना में बीजेपी ने रजक्कर का पिक्चर भी निकाल दिया हिंदू मुस्लिम डिवाइड के लिए। रजक्कर्स ने डेफिनेटली अत्याचार हुए थे हिंदुओं पर, बट कश्मीर फाइल्स एक पैटर्न चल रहा है वे बीजेपी इज कंसर्न। अजीत चौहान जी। प्रदीप सर, सबसे पहले तो मैं आपको बात कहूंगा कि कर्नाटका में जो स्कीम्स अनाउंस हुए हैं वो अपने विशिष्ट मतदाताओं का कितना निचले स्तर पर गिरकर उनको खुश करने की कोशिश की जा सकती है, वो आप देख सकते हैं। अल्पसंख्यकों को 5 लाख देंगे। अरे भाई, आप सब गरीबों को दे दो, क्यों देंगे सिर्फ अल्पसंख्यकों? तमिलनाडु में जिस तरीके से गणेशोत्सव पर एक तरीके से ऐसे नियम पुलिस ने लगाए हैं, कर्नाटक में ऐसे नियम पुलिस ने लगाए हैं कि आप गणेशोत्सव या किसी और उत्सव की परमिशन लेने अगर आप जाए तो आदमी परमिशन के कागज जमा करते करते थक जाए, उससे वो होगा नहीं। तो आपको देश सशक्त बनाना है, राज्य सशक्त बनाना है, या टैक्स के पैसे फ्री फंड में एक विशिष्ट वर्ग को बांट करके देश को और राज्य को दिवालिया बनाना है, ये यहाँ के मतदाताओं को जरूर सोचना होगा और इस चीज का निर्णय लेना होगा।
यहाँ पर अजीत चौहान साहब एक छोटी सी बात है। अजीत चौहान ये साहब, ये बड़ा छाती ठोक के कहते हैं सर कि 450 का सिलेंडर इतना हो गया उतना हो गया। अरे भैया, उस समय जब 450 में सिलेंडर मिलता था तो पंचर भी 20 रुपए में बन जाती थी। आज मुंबई में 100 रुपए में हम पंचर बनाते हैं, 5 पंचर हो गए तो 500 रुपए देते हैं। तो उस समय 20 रुपए में पंचर बन जाती थी, 100 रुपए की पंचर 500 रुपए की होगी। सीधी सी बात है सर। और मैं एक बात कहता हूँ कि क्या टैक्स पेयर्स के पैसे इस तरीके से फ्री फंड में लुटाने का किसी पॉलिटिकल पार्टी को हक होना चाहिए, राइट होना चाहिए? मतलब आप सत्ता में आने के लिए आप स्टेट को बेच देंगे। सर मैं किसान हूं, मुझे मजदूर नहीं मिलते क्योंकि इतने सारे स्कीम्स है। मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल आप फ्री में मेडिकल की सुविधाएं दीजिए, बाकी सारी चीजें कीजिए, पर आप स्कीम्स इतने दे देंगे, एक वर्ग टैक्स भरेगा और दूसरा उस टैक्स के पैसे पर ऐश करेगा। ये सर नहीं हो सकता। लेकिन अजीत चौहान साहब, टैक्स तो हर कोई भरता है सर, टैक्स तो हर कोई भरता है। आज भारत में जो भी पैदा होता है वो टैक्स भरता है। अगर आप दुकान से कुछ भी खरीदते हैं तो आप टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी तो है ही। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो भारतीय जनता पार्टी से ही राज्यसभा के मेंबर थे, अब नहीं हैं, उन्होंने कहा है, एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि इनकम टैक्स तो बंद हो जाना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी पेज जीएसटी आप बढ़ा दीजिए, इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स देना आप बंद करवाइए। खैर, दैट्स अ सेपरेट इशू। मैं यहाँ पे आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं सर, वेरी इंपॉर्टेंट। विमेन्स एम्पावरमेंट बिल या विमेन्स रिजर्वेशन बिल जो लोकसभा में पास हुआ है, उसको सिर्फ 2 लोगों ने, 2 शख्सियतों ने उसको ओपोज किया, उसका विरोध किया। एक हमारे मित्र असदुद्दीन ओवैसी साहब और दूसरे हमारे परम मित्र इम्तियाज जलील साहब, दोनों AIMIM के। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इनका कहना है कि क्योंकि उसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है, इसलिए हमने विरोध किया। अजीत चौहान साहब। सर, जिस तरीके से ट्रिपल तलाक के ऊपर सशक्तता से निर्णय लेने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री विश्व गौरव भाई नरेंद्र मोदी जी के पीछे हमारी मुस्लिम बहनें खड़ी रही, ठीक ये बिल लागू होने के बाद भी हमारी मुस्लिम बहनें मोदी जी के पीछे बड़े ताकत के साथ खड़ी हो जाएगी। ये कौन लोग है सर? ये निजाम के रजाकार। मैं मराठवाड़ा की बाउंड्री से हूं सर। इनके पुरखों ने हम पर धर्मांतर न करने के एवज में गोलियां चलाई है, हमारी मां बहनों की इज्जत लूटी है। रजाकार तो भाग गए, कासिम रजवी भाग गया, ये अपनी औलादे यहां पर छोड़ करके गया है। ये मूल तत्ववादी लोग हैं, ये खुद बैरिस्टर है, खुद पत्रकार है, खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, पर इनको हमारी मुस्लिम भगिनियों को, मुस्लिम महिलाओं को उसी शरिया के अंधेरे कुएं में रखना है। पुरुषों के बराबर का कोई हक हमारी मुस्लिम भगिनियों को मिले, ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते। शरिया पर चलने वाला इनका निजाम राज चला गया, इसका दुख, इसका मलाल आज भी इन लोगों को है। ये मूल तत्ववादी कट्टर लोग है, ईमान के लोग जितने भी है, आप देख लीजिएगा। जहां पर भी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में दंगे हो रहे पिछले कुछ दिनों में, उन दंगों में भड़काने वाले लोग कौन थे? इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिएगा सर। जिन विशिष्ट समुदाय के बच्चों को, युवकों को भड़काकर इन्होंने रास्ते पर लाया, आगजनी करने को लगाई, पत्थरबाजी करने को लगाई, जब उनको पुलिस ने अरेस्ट की, जमानत के लिए पैसे नहीं थे तो बिलख रहे थे उनके माँ बाप और गाली दे रहे थे इन सांसद महोदय को। तो इनका काम सर समाज में, जाति जाति में झगड़े लगाना है। और ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं। हम गार्गी, मैत्रेयी, अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी, तारा रानी, रानी चेन्नम्मा के वंशज है सर। हमारे यहाँ जीजा माता का उदाहरण हम देते हैं कि ऐसी माँ कि जिस माँ ने बेटे की अनुपस्थिति में स्वराज भी संभाला, उसको बड़ा किया और देश को गुलामगिरी से मुक्त कराया, ऐसी महिलाओं के हम वारिस हैं। हम हमेशा गार्गी, मैत्रेयी के उदाहरण देते कि उन्होंने वेद लिखे। हम महिलाओं को पुरजोर बराबर का दर्जा देने वाले लोग हैं। हम सावित्रीबाई फुले के वंशज हैं। ये लोग कभी भी हमारी माताओं को, भगिनियों को बराबर का हिस्सा देने के विचारधारा के लोग ही नहीं है, तो ये लोग क्या समर्थन करेंगे? और इसके बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, हमारे देश की मुस्लिम भगिनियों का आवाज दबाने की कोशिश
धर्म के ठेकेदार हमेशा करते हैं, पर वोटिंग के जरिए, मतदान के द्वारा जी। ट्रिपल तलाक हो, इस तरीके से आधी आबादी को 33% आरक्षण देने का निर्णय हो, भाई नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से देश की महिलाओं को, और उसमें मुस्लिम महिलाएं भी आती है, क्यों ये लोग विशेष विशेष अलग चीजों की मांग करते हैं? मुस्लिम महिलाओं का इस देश पर उतना ही हक है जितना कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, पारसी, किसी भी जाति धर्म की महिलाओं। ये अजय उनका जी, देश है। ये उनका ठेका लेकर के, ये उनका ठेका लेकर के गलत चीजों की मांग करने वाले लोग होते कौन? अजय जी, आप आज के तारीख में देयर इज नो डाउट दैट एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस जी ने महाराष्ट्र को इन्वेस्टमेंट जहां पर है, जो फडणवीस जी ने खुद अनाउंस किया, नंबर 1 पर लेके आया। महाराष्ट्र डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट नंबर 1 इन द होल ऑफ इंडिया, फडणवीस जी का कहना है। एंड यू आर डूइंग, दिखता है पूरे जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहा है, इट इज देयर टू सी। बट सर, वो एक छोटा सा जगह है मुंबई से लेकर गोवा हाईवे, मुंबई गोवा हाईवे, वहां पर क्यों फेल हुआ? पॉटहोल्स अब तक ठीक बना नहीं। आज गणपति से पहले करने वाले थे, 1 वे पूरे 1 लेन पूरा ठीक करने वाले थे। आप देखो कि मनसे का आंदोलन, अलग अलग लोगों के आंदोलन, ऑपोजिशन के आलोचना, ऑपोजिशन रविंद्र चौहान जी को गाजर सम्राट बुलाते हैं। आपने रोड तो ठीक नहीं किया, मगर पूरे मुंबई गोवा में होर्डिंग लगा दिए कि 1 लेन ठीक हो गया, वन लेन ठीक हो गया। तो अजीत जी, वहां पर कैसे फेल हुआ? फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, रविंद्र चौहान जी, वाई? प्रदीप सर, आपने, मुझे लगता है कि हमारे साथी हेगड़े जी थे मुझसे पहले जो यहाँ पर बात कर रहे थे, उन्होंने टोल के विषय पर भी आपने उनसे सवाल किया कि आप लोग टोल बढ़ा रहे हैं। सर, ये एनडीए सरकार की देन है, एनडीए सरकार का गिफ्ट है। ये जब एमएसआरडीसी एनसीपी के पास शरद पवार जी के नेतृत्व में था, महाराष्ट्र में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तो उनके दिए हुए ये सारे गिफ्ट है। आप देखिएगा, मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने अनाउंसमेंट करी, जमीन का अधिग्रहण किया, टेंडर्स ओपन हुए, और जिस तरीके से आज समृद्धि हाईवे काम महाराष्ट्र में कर रहा है, ऐसा मुंबई गोवा हाईवे भी होता। पर शुरू से इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने जो ठेकेदार यहां पर लाए, उन ठेकेदारों ने इस हाईवे की ये दुर्दशा की है। इससे जुड़े हुए बहुत सारे मसले होते हैं सर। ये जो ठेकेदार है, आप इसके बारे में थोड़ा सा अगर अधिक जानकारी लेकर के आप अगर इस विषय में जो समझने वाले लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जिन ठेकेदारों को जब हमारी सरकार नहीं थी तब काम आवंटित किए गए, उन ठेकेदारों ने काम तो ठीक से किए ही नहीं। इस विषय में अलग अलग कोर्ट में जाकर के केसेस इन्होंने किए। तो नई सरकार के सामने इतने सारे आह्वान इस विषय में होते हैं कि एक तरीके से ये कोर्ट में जाकर के दूसरे कोई कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने के लिए तकलीफ लाते हैं। उसमें बार बार ये हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, काम बंद करवाते हैं। तो ये जिस तरीके से मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस ने राजकीय महत्वाकांक्षा दिखा करके समृद्धि हाईवे का निर्माण किया, इंद्र प्रदेश सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के नाम से, और 5 साल के अंदर इतना बड़ा प्रोजेक्ट, तब सब लोग देवेंद्र जी को हंस रहे थे कि कैसे होगा। पर आज विरोधियों ने भी ये माना कि देवेंद्र फडणवीस जी ने रोड कंप्लीट कर करके दिखाया। टोल के बारे में आपको बता दूं सर, इन लोगों ने एमएसआरडीसी के थ्रू जब अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को ये टोल दिए, आप देखिए कांग्रेस के कौन से नेता, एनसीपी के कौन से बड़े नेता उस समय के इसके पीछे है, जिन लोगों ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, और कौन किस कंपनी में पार्टनर है, ये भी ढूंढने की जरूरत है। और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो कुछ सालों में इतना परसेंट बढ़ेगा, इतना इजाफा इसमें होगा, ये उस समय महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। और टेक्निकल और न्यायालयीन प्रक्रिया में सरकार को ये लोग बार बार कोर्ट ले जाते हैं। इसके लिए सरकार की इच्छा नहीं होते हुए भी ये सारी चीजें हो रही है। कई बार इसमें कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट किया, और सिंगल लेन अगर आप देखेंगे, आप कह रहे हैं बोर्ड लगा दिए, सर आप एक बार मुंबई गोवा हाईवे से चले जाइए, गणेशोत्सव के लिए स्पेशली
1 महीने के अंदर हमारे नेता आदरणीय रविंद्र चव्हाण जी के नेतृत्व में जिस तरीके से बाहर से कॉन्ट्रैक्टर्स ला करके उन्होंने अपने दम पर एटलीस्ट लोग कोंकण में ठीक से पहुंच पाए, इस तरीके से रास्ते का जो काम किया वो निश्चित रूप से सराहनीय। आप खुद जाकर के सरवा देख लीजिएगा। और इनके लाए हुए कॉन्ट्रैक्टर्स, इनके नेताओं ने की हुई वहां पर जो परसेंटेज की पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट फंसे हुए थे। पर जिन प्रोजेक्ट्स को हमने अनाउंस किया, जो प्रोजेक्ट शुरू से हमने हैंडल किए, वो टाइमिंग के पहले हम लोगों ने पूरे करके दिखाए। और कई लाख करोड़ रुपए के काम है ऐसे समृद्धि। लेकिन अजीत चौहान साहब, जहां तक टोल का प्रश्न है, टोल तो बढ़ रहा है। 1 तारीख से 1 अक्टूबर से टोल की रेट्स में इजाफा होने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पंजाब में 12 टोल उन्होंने बंद कर दिए, 12 टोल प्लाजा बंद कर दिए। मेरा ये कहना है कि अगर पंजाब जैसे स्टेट में टोल बंद हो सकते हैं और रोड अच्छी हो सकती है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकती सर? हमने 40 से अधिक टोल महाराष्ट्र में बंद कराए। जब हमारी सरकार आई तो इन सब टोल का हमने ऑडिट किया, और जिस टोल की जरूरत नहीं थी, विशेषतः महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में जो टोल्स थे, जो किसानों को अपना सामान ले जा रहे वालों को टोल देना पड़ता था, वो टोल खास करके 40 से अधिक टोल, जिन टोल की जरूरत नहीं थी और जो टोल स्टेट के पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, उनका पैसा सरकार ने लिया और 40 से अधिक टोल हमने भी तो बंद करा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने सरकार सत्ता में आने के बाद ये किया। और निश्चित रूप से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष सन्माननीय राज साहब ठाकरे ने सरकार को ये बात दिखाई कि इस तरीके के ये जो टोल है ये बंद हो सकते हैं। मनसे ने भी टोल के ऊपर बड़ा आंदोलन किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी एमएलएस का साथ दिया था। हमने सत्ता में आने के बाद सबसे पहले ये टोल बंद कराए। अब मुंबई एंट्री पॉइंट्स और बाकी टोल्स की जो बात आप कह रहे हैं, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि कौन लोग सत्ता में थे, किन लोगों ने इनके साथ में एग्रीमेंट्स किए हैं, किन लोगों ने उनकी सत्ता होते हुए 10% बढ़ेगा, 5% बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा, ये सारी शर्तें मान लिए। सर ये आप दिखाइए, ये सारे लोग जो आदित्य ठाकरे जी आप बोल रहे हैं, उस समय आदित्य ठाकरे जी की सत्ता नहीं थी क्या? आदित्य ठाकरे जी की सरकार नहीं थी क्या? आदित्य ठाकरे जी मंत्री नहीं थे क्या? तब आपने क्यों नहीं कुछ बोला कि टोल बढ़ रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है? आपको तो टोल नहीं लगता। हम आम लोग हैं जो टोल लेकर के सफर करते हैं, ये तो अपनी गाड़ी में स्टिकर लगा करके निकल जाते। तो ये सवाल इन्होंने भी करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने 40 से अधिक टोल बंद कराया महाराष्ट्र में, टोल की मुक्ति हमने कराई। अजीत जी, बहुत सारे स्कीम्स फडणवीस जी के जबरदस्त थे पानी को लेकर। नरेंद्र मोदी जी के स्कीम सेंटर से पानी को लेकर जबरदस्त थे। मराठवाड़ा में घर घर जल, फडणवीस जी हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री के स्कीम्स हर घर घर नल से जल, जल जीवन मिशन सेंटर स्टेट दोनों का, जल आयुक्त शिविर फडणवीस जी के शायद पेट प्रोजेक्ट, बहुत पेट प्रोजेक्ट थे। मगर फिर भी ऑपोजिशन का आलोचना है कि पीने का पानी घर घर पहुंचा नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ऑन दिस गवर्नमेंट, स्पेशली फडणवीस साहब पे, बिकॉज ये उनका पेट स्कीम था। और हर घर नल से जल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का पेट स्कीम है। 11 करोड़ मोदी साहब का आंकड़ा है कि 11 करोड़ घरों में हमने नल से जल पहुंचाया है। और बाकी जितने स्कीम्स है फडणवीस जी ने यहां पर इंप्लीमेंट किया, बट they say it not reach the people. It does not reach the people. Ajit Chauhan ji, why is it? Why is the opposition saying that? सर ये ऐसे लोग हैं जो आम जनता में रहते नहीं। इन लोगों ने जाकर के देखना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब एक सपना देखा था कि हमारी जो माता बहनें जो सर पर मटका लेकर के पानी के लिए दूर जाती है, तो कितनी बहनों के माताओं के सर से मटका उतरा। करोड़ों घरों में महाराष्ट्र में आदरणीय मोदी जी का सपना पूरा करने के लिए और हमारी माता भगिनियों की तकलीफ कम करने के लिए हर घर जल का मिशन पहुंचाया गया। उसका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से, हमने हर मंडल स्तर पर दौरे कर करके हमारे लाभार्थियों की, आप भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर भी जाकर के ये देख सकते कि माननीय मोदी जी ने सेंट्रल से अनाउंस किए हुए स्कीम आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में स्टेट में कितने
जगहों पर इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं, इसका डाटा भारतीय जनता पार्टी के पास, हमारे पास है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारी योजनाओं के लाभार्थियों का एक रिकॉर्ड हमारी पार्टी के लिए बनाया कि हमारे नेता ने जो सपना देखा था, हमारे नेता ने जो स्कीम अनाउंस की थी, वो लोगों तक पहुंची है कि नहीं। इसके लिए हम सरकार की यंत्रणा पर अवलंबित नहीं है, ये हम हर मंडल स्तर पर जाकर हम सर्वे करते हैं और इसकी पूरी आंकड़े हर डिस्ट्रिक्ट के, हर तहसील के, हर गांव के आंकड़े हमारे पास है। तो विरोधकों का ये दावा पूरी तरीके से झूठा है। खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो इस तरीके के आह्वान उन लोगों ने देने ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर इसका सर्वेक्षण करके इसकी पूरी संख्या लाभार्थियों की हमारे पास, और हमने कई लाख पत्र मोदी जी को धन्यवाद मोदी जी के रूप से महाराष्ट्र से 25 लाख से अधिक पत्र खुद उन अलग अलग स्कीम्स के लाभार्थियों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से लिख करके आदरणीय मोदी जी को भेजे। तो ये यहाँ पर अजीत चौहान साहब आखिरी सवाल आपसे ये है कि भाई पिछली मर्तबा अगर आप देखें 2019 में, तो राजस्थान में आपने 100% सीटें जीती, 100%। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। मध्य प्रदेश से शायद आप 26 सीटें जीत गए 28 में से, जहां तक मेरा ख्याल है जी। छत्तीसगढ़ में भी आपकी परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। महाराष्ट्र में आपने 41 सीटें जीती 41। सर, क्या इस बार 2024 में आप ये परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएंगे? अजीत चौहान साहब। सर, आप मुझसे कई बार ये सवाल करते हैं कि जी, लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का क्या नतीजा है। जी, हमारे पास एक ऐसा नेता है जिससे जनता प्यार करती है, और आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो काम कर ही रहे हैं और पूरा दमखम लगाकर करेंगे। पर मैं आपको एक बात बता दूं पवित्र सर, इस देश का आम आदमी, आम इंसान चाहता है कि विश्व गौरव भाई नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने। और जितना विरोधक आलोचना करेंगे, जितना विरोधक मोदी जी पे टीका करेंगे, जितना विरोधक कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, मोदी जी ने काम नहीं किया, वो काम लोगों को दिख रहा है। भारत एक अलग महाशक्ति बनकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उभरा है। एक अलग से अर्थ शक्ति हमारी बनी है, एक अलग से राजनीतिक शक्ति हमारी बनी है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस तरीके की प्रगति कर रहा है। तो मुझे यह लगता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मोदी जी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात का कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। घमंडिया गायन की तरह हम अंधेरे में तीर नहीं चलाते, हम मोदी जी को फिर से प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए दिल जान से काम करेंगे, और इस देश की जनता इसके लिए हमारे साथ है। इस देश के लोगों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। कोई भी ताकत दुनिया की मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। ये प्यार बांटने वाला, विकास करने वाला, काम करने वाला नेता है, विरोधियों का काम है। मोदी जी ने भी सदन में हाउस में उस दिन कहा कि वो एक ऐसे व्यक्ति है, जितना विरोधकों ने उनको विरोध किया है, उतना देश की जनता ने विश्व गौरव भाई नरेंद्र मोदी जी को प्यार दिया। तो सर, बड़े विनम्रता से कहता हूं, जिनको जो करना है कर ले। जी, आएंगे तो मोदी, आएंगे तो मोदी जी ही। कहने का मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली the BJP will get at least a simple majority, which is 272. Of course, the BJP is aiming for 350 plus. 350 से ज़्यादा ये एम है। पब्लिकली ऑफ कोर्स वो कहते हैं कि 400 से ज़्यादा लाएंगे, but that's a separate issue. But I think everybody is working very hard. The only problem which I foresee is Karnataka, I see Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan. That's where I foresee a bit of a problem. And Bihar. And considering the fact that they're not in power in Bihar, there could be a problem over there. लेकिन एक बड़ा गंभीर सवाल है सर मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे। अजीत चौहान साहब, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका जवाब देंगे, देंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। अजीत चौहान साहब, आप हाउस में कब जा रहे हैं? सर, आपका आशीर्वाद रहा, जनता ने मुझे साथ दिया और मेरे नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने
मुझे अगर संधि दी तो 2024 के इस चुनाव में ही मैं लोकसभा के सदन में जाने की इच्छा रखता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कब और कैसे चांस मिल जाता है ये आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं कह सकता सर। और हम ये मानने वाले लोग हैं कि हमको काम करेंगे, वंडरफुल, एब्सोल्युटली अच्छा वंडरफुल। काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, जिसकी पार्टी के प्रति, देश के प्रति, अपने नेतृत्व के प्रति निष्ठा होगी, वो जरूर अपने मन में जो इच्छा है वो जरूर पाता है। पर सर एक बात है कि कुछ पाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू इसलिए किया है क्योंकि राष्ट्र के साथ, राष्ट्रवादी विचारों के साथ रहना है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रहना है, इसलिए बीजेपी का काम शुरू किया था। आगे जी, प्रभु राम की fantastic. लेकिन अजीत चौहान जी डिजर्व्स इट। Yes. द वे ही हैज बीन वर्किंग, जिस प्रकार वो काम कर रहे I'm हैं, really proud और of the जिस way प्रकार he- वो, मतलब look at the pride he feels in being in the BJP. That's fantastic. And अजीत, he's probably among the youngest person to be appointed the convener of the intellectual forum. and the most handsome, Most, yes. and the most handsome and nice looking man in And the especially you BJP. should give him credit because BJP is in ruling both center and state. Yes, और ऐसे वक्त पर एक नौजवान को इतना भारी पोस्ट देना, it's a great. वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। अजीत चौहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर गणपति की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपसे प्रदीप सर से बात करना एक बेहद ही सुखद अनुभव होता है और अगले कुछ दिन काम करने के लिए उससे एनर्जी और ताकत मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों नमस्कार सर, नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू सर। Right, and that was Mr. Ajit Chavan, a very, very long interview with Mr. Ajit Chavan, where he articulated the BJP's position on most subjects. I think we did have a gentleman from the Congress with us. I don't think he is with us at the moment. I wonder if he will join. But the only thing is, Pradeep ji, निर्मला सीतारमण जी का भाषण जो है राज्यसभा में खत्म हो चुका है और बहुत ही जल्द मुझे ऐसा लगता है कि the women's reservation bill will be passed in the Rajya Sabha as well, Pradeep ji. Bilkul. That'll be wonderful, I think. There's no doubt about it. The Yes. floor management of this current BJP is absolutely fantastic. You know, the days yesteryears got एक वोट से हार गया या 2 वोट से हार गया, the days are gone. These people plan it to perfection and they bring Yes. it with a plan, execute the entire thing with a plan. So it's very difficult to have a no as an answer in the current lot. They're absolutely very, very aggressive in their approach and they know the results very well, right down to the last number. And they've Right. always exceeded the expectations. Always, which is amazing. And that has been, I think, after the coming of Mr. Amit Shah, more than anybody else. Mr. Modi, of course, is there. After Mr. Amit Shah came in, he said that defeat is not acceptable. It is not acceptable. We can't do it. Especially when we have worked so hard, especially when all our cadres are in place, especially when everything is in place. उस वक्त ऐसी कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़े। ठीक है, स्टेट इलेक्शन अलग है, लेकिन जहाँ तक लोकसभा का प्रश्न है और पार्लियामेंट का प्रश्न है, पार्लियामेंट में आज तक 2014 के बाद प्रदीप जी भारतीय जनता पार्टी को कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा, which I think is a great achievement. Sir, irrespective of you know, anything else. where Atalji was concerned, he was more like a philosopher king. Yes. Now where Mr. Modi is concerned, he's like a statesman, absolutely rigid about what he wants, and the governance that he gives are the upper limit. It's exceptionally beautiful, and it's something that the whole world is praising about. Is it the world affairs? Is it the local affairs? It's running a state, moving the country. Mr. Modi is up to perfection. The way things are. He's not the old-time BJP man that ठीक है हम ऐसे करेंगे. They come with a task and they're planned so well. And the way Amit Shah takes on in the parliament, अभी an देखिए ना important bill. प्रदीप जी, a अभी important अभी bill. देखिए बिल्कुल. ये विमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है, मतलब even Rajiv Gandhi could not do it because and Rajiv Gandhi had more. He had more MPs. Yes. He had how many? 420 or was it बिल्कुल. 430? I'm not sure.
He had a huge number of members of parliament, and he was able to do it, which is absolutely amazing, isn't it? Absolutely. And look at what Mr. Modi has managed to achieve. तो जब भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, परफेक्ट है साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। खैर फिलहाल दैट्स ऑल वी हैव गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो। आज के शो में सिर्फ इतना ही। फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ, आप सब लोगों को गणेशोत्सव की बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram.